हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, हमारे पास क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर्स है? एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, एक चैप्टर है हमारे पास लाइट, एक मेजर चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिज्म। ये तीन चैप्टर्स हैं। और एक चैप्टर हमारे पास क्लास 9th का है जो हमें पढ़ना है। एक है हमारे पास वर्क, पावर, एनर्जी। एक हमारे पास है ग्रेविटेशन। ठीक है, एक चैप्टर हमारे पास है साउंड, एक चैप्टर हमारे पास है मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है दे मेक माय फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, वंस यू आर डन विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये मान के चलो टेंटेटिवली तुम्हारे 60-70% क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बचा कुछ अब बायो, है ना, वो देखते कैसे करते हैं, बट आई होप ये टॉपिक्स हमें पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ा, ध्यान सुनो। टुडे वी आर गोइंग टू कीप अ लिटिल लॉन्गर क्लास टिल 9 चलेगा। अब देखो, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ध्यान से सुनते जाओ। अब कुछ पॉइंटर्स बताती हूँ, ध्यान से। तो हमें क्या देखना है कि यार, जैसे हमारी अर्थ होती है ना, या कोई मार्स है, या मरकरी है। ध्यान से सुनते जाना। तो अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, ये क्या हो गए? दीज आर बेसिकली आर बिग प्लैनेट्स, है ना। दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर बिग प्लैनेट्स। ये जो बिग प्लैनेट्स होते हैं इनका मास कैसा होता है? इनका मास बहुत ज्यादा होता है। किसी का मास 10 की पावर 24 kg है, किसी का मास 10 की पावर 30 kg है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि मैम ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, तो ऐसे अगर मैं बात करूं मास की, तो मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं इट इज अ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। इट इज द मैटर, इट इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। ये एक बॉडी में कंटेन्ड मैटर है। ठीक है, इसे मास कहते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई बॉडी अगर हल्की है, 1 किलो की बॉडी है ना, 2 किलो की बॉडी है, तो ये बॉडी हमारे अर्थ के सामने कोई खास वैल्यू रखती नहीं है। सो दिस इज गोना बी अ वेरी लेस मास। तो हम कहते हैं कि कोई मान लो मेरे पास 1 kg की बॉडी है, कोई मान लो मेरे पास 2 किलो की बॉडी है, तो ये भी मास है। तो मास की पहली बात, एसआई यूनिट क्या होती है? केजीस। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजीस। तो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं जिन पे मास है ना, जिन पे कुछ भी मास है, चाहे आधा किलो चाहे 1 किलो, वो बॉडीज अगर आमने सामने रखी हुई है ना। अब आप देखो, एक रूम है मान लो, जैसे अब मान लो एक रूम है जैसे, तो अगर हम एक रूम की बात कर ले तो इस रूम में क्या होने वाला है मुझे बताओ? एक सामान यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि उन दोनों रूम्स में, दो बॉडीज के बीच में मैं कोई एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही सकती हूँ। हम उन दोनों बॉडीज के बीच में कोई एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो बना ही सकती हूँ, हाँ है ना। तो अगर मैं उन दोनों बॉडीज के बीच में कोई एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बना सकती हूँ, तो वो ही उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम आर से पॉइंट करेंगे। तो आर से डिनोट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि अगर दो बॉडीज है नेचर में, ठीक है, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, देयर विल ऑलवेज बी देयर विल ऑलवेज बी देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। देयर विल ऑलवेज बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। मतलब दो बॉडीज हैं, अगर वो आर दूरी पे दूर रखी हुई है, तो उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आएगा। ठीक है, और अगर उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ? अगर उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी का मास है m1 और ये बॉडी का मास है m2। तो अगर इस बॉडी का मास है m1 और उसका मास है m2, और उनके बीच की दूरी कितनी है? r। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। ये ध्यान रखो, अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी पे मास है,
तो मास दो बॉडीज को सिर्फ अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी देता है। और यही डिफरेंस होता है चार्ज और मास में। अगर किसी बॉडी पे चार्ज भी है तो चार्ज हमें पता है दो प्रकार का हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि दोनों बॉडीज के बीच में या तो रिपल्शन भी हो सकती है या अट्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है व्हेन द बॉडी कैरीज चार्ज। तो चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है जो दो बॉडीज को अट्रैक्शन या रिपल्शन करने की कैपेसिटी देती है। लेकिन मास दो बॉडीज के बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो बॉडीज को सिर्फ अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी देती है। ये डिफरेंस है हमारा मेजरली चार्ज और मास में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो व्हेन द बॉडीज कैरी चार्ज, when the bodies carry charge, they can they can attract or repel each other. You understand? They can attract or repel each other. लेकिन अगर बॉडीज में क्या है, इफ द बॉडीज कैरी ओनली मास, इफ द बॉडीज कैरी ओनली मास, ठीक है। लेकिन इफ द बॉडीज कैरी ओनली, ठीक है, इफ द बॉडीज कैरी ओनली मास, then they will only have the capacity of only have the capacity to attract each other, ठीक है। ओनली हैव द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये डिफरेंस होता है हमारे चार्ज और मास में। फंडा समझ में आया? ठीक है। अब आप समझो, तो अगर हमने बोला कि हमारे पास न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने दिया था अपना ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि एक बॉडी m1 है, दूसरी बॉडी m2 है, और वो मान लो सेंटर टू सेंटर दूरी उनके बीच की r है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि क्योंकि इसमें सिर्फ मास है और कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन हो सकती है। और वो जो अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास 1 एंड मास 2 का प्रोडक्ट। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जितना बॉडीज को आप पास रखोगे उतना बॉडीज अट्रैक्ट करेंगी, है ना। तो अगर इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर और वही उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, वही उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही उनके बीच की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर, तो वहां की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है और यहाँ की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा मुझे बताओ। कि मैम इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। F is directly proportional to m1 into m2. Are we understanding this part? So that is equal to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. कि भाई अगर आप उनको पास ला रहे हो तो फोर्स बढ़ रही है, तो डिस्टेंस घटेगा बीच में पर फोर्स बढ़ेगी, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन ही हो गया, हाँ है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस अगर बढ़ गया तो उनके बीच की फोर्स घट गई, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट दिस? और इनके बीच का क्या है, इनके बीच का क्या है मुझे बताओ। ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, कि जितना मास बढ़ेगा। अब देखो, अगर हमारे घर में 1 किलो की कोई टेबल है और कोई दूसरी 1 किलो की टेबल है, तो इनके बीच में क्या होने वाला है मुझे बताओ। इनके बीच में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाली नहीं है, ठीक है। इनके बीच में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाली नहीं है। तो अगर इनके बीच में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाली नहीं है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर इनके बीच में कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने वाली नहीं है, अट्रैक्शन तो है पर वो फोर्स 0.1 न्यूटन, तो वो फोर्स की कोई खास वैल्यू नहीं। पढ़ना समझ में आया? उस फोर्स की कोई खास वैल्यू नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो की बॉडी है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है तो सही, पर उस फोर्स की कोई खास वैल्यू नहीं है। हेंस, पर हम
फोर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वी विल ऑलवेज से कि हाँ जी देयर इज ऑलवेज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट दिस? फंडा समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, तो हम इन दोनों फॉर्मूलेस को जब कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और ये हमारा किसका साइन है? ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ये हमारा किसका साइन है? दिस इज गोइंग टू बी माय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, यस और नो? दिस इज माय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ना, ठीक है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसका क्या सीन है मुझे बताओ? इसका क्या सीन है? दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब क्या है कि मैम हमें इसे अगर इक्वल टू में बदलना है तो हमें कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर एक बॉडी है ना, तो अब उसकी जी की वैल्यू कितनी होती है? इस जी की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू रहेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखती हूँ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये क्या है? ये मेरा बन गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो अगर मुझे रैंडमली कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई मेरे पास एक बॉडी है 1 किलो की, मेरे पास दूसरी बॉडी भी है 1 किलो की, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, लेट्स सपोज। तो फॉर्मूले में अगर हम डालें तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जी इंटू मास इज 1 kg, दूसरा इज ऑल्सो 1 kg, और आर स्क्वायर भी कितना है? 1 मीटर का स्क्वायर है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू जी। तो यहां से अगर क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन कैपिटल जी। व्हाट इज कैपिटल जी? डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? तो हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो एक फोर्स है। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल जी? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ फोर्स बिटवीन two bodies. It's a force of attraction between two bodies of mass 1 kg each, and separated by a distance of and separated by a distance of 1 meter and separated by a distance of 1 meter. Are we understanding this part? And separated by a distance of 1 meter. फंडा समझ में आया कि नहीं आया बताइए? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एग्जैक्टली किसके बराबर आया? फोर्स के बराबर आया। तब जब मास भी 1 kg था, दूसरा मास भी 1 kg था, और उनके दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? आर। आर वॉज इक्वल टू 1 मीटर। तो हमारा कैपिटल जी। और आप मुझे बताओ, फोर्स इज इक्वल टू जी, और जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू, और इतना न्यूटन फोर्स है बस। इतना न्यूटन फोर्स है बस। बात समझ में आया? सिर्फ इतना न्यूटन फोर्स।
और अगर सिर्फ इतना न्यूटन फोर्स है, आप सोचो कितनी कम फोर्स है, 10⁻⁻11 न्यूटन बिटवीन टू बॉडीज जो 1-1 किलो की। इसीलिए हम बोलते हैं कि 1-1 किलो की बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट वो 1-1 किलो की बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, मुझे बताओ। 1-1 किलो की बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट वो कैसा है बताओ। दिस इज वेरी वेरी negligible. This is very very negligible. Are we understanding this part or not? ठीक है जी। So that's the idea we have. All right. Any doubts in this distance? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। ठीक है जी। So this is going to be my extremely negligible force of attraction. पर आप ये चीज देखो, ठीक है, इतना समझ में आता है। अब बहुत सारे हमारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे आते हैं। बोला जी एक बॉडी है जिसका मास m है, दूसरी बॉडी है उसका मास भी कुछ है 2m है मान लो, और उनके बीच की जो फोर्स है वो r दूरी पे रखे हो। तो क्वेश्चन ऐसे कहता है इफ द टू बॉडीज ऑफ मास m and 2m are placed are distance apart are placed are distance apart, then the force of attraction then the force of attraction between them is F. Why? Why? Then the force of attraction between them is F. Why? If we double the masses, if we double the masses, what will be the new force? इसको लिख के कैसे दिखाएंगे हम लोग? If we double the masses, what will be the new force? ठीक है। अब ध्यान से देखो हम क्या कहते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मासेस क्या है बताओ। कि मैम अगर हम बोल रहे हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2/r², ये सुनो तो हम क्या बोल रहे हैं, G m1 m2/m1 m2/r²। तो जी मास कितना है m, दूसरा मास कितना है 2m, और नीचे क्या है r²। अब मैंने क्वेश्चन में मास के बारे में तो बात की, पर मैंने डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं चली। तो मैंने क्या बोला, फोर्स वन वॉज एफ, ठीक है। तो मैंने किसकी बात करी, फोर्स वन की, दैट वाज एफ। फोर्स टू की बात करो तो वो कितना आ जाएगा, तो 2 G m²। अब मैं क्या बोल रही हूँ, नई फोर्स कितनी है, मैंने दोनों मासेस को डबल कर दिया, मतलब जो मेरा मास m था वो 2m बन गया, और जो मास मेरा 2m था वो मास मेरा 4m बन गया। वो मास मेरा क्या बन गया, 4m, और होल स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट बिकेम एग्जैक्टली r²। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? So this is going to be nothing but what? This is going to be F. This is going to be F2. Concept clear है तो बताइए। Is it clear? And then you see what is going to happen. Just see. अगर हमारे पास अब ये आ गया कि F is equal to this value, तो अब आप बताओ कैसे होगा। तो नया फोर्स हो गया, F2 निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, G ये बन गया 8m²/r²। और पुराना फोर्स क्या था, F1, दैट वाज व्हाट, G 2Gm²/r²। जब आप इसको डिवाइड करोगे उठाकर, तब आप लॉजिकली देखो क्या हो क्या रहा है। क्या Gm²/r² को मैं x मान, Gm²/r², तो क्या मैं x मान लूं? तो ऊपर वाली फोर्स लिखी जा सकती है 8x, नीचे वाली फोर्स लिखी जा सकती है 2x। डिवाइड कर दिया, मुझे F2 निकालना है, टू बी कैलकुलेटेड। तो x से x चला गया, 4 चला गया, तो F2/f इज बेसिकली 4। तो मेरे पास F2 कितना आ गया, 4x। यानी कि अगर हम दोनों मासेस डबल कर रहे हैं, इफ वी डबल both the masses, then what exactly happens, if we double both the masses, then what do you think is going to happen? Then the new force becomes equal to
4 times the original force, becomes equals to 4 times the original force. The new force becomes equals to 4 times the original force. Are we understanding this part? Any doubts in this? Just tell me. If we double both the masses, then the new force becomes force time equal to the original force. Is this clear? ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है? अब मान लो क्वेश्चन ऐसे कहते हैं, मुझे क्वेश्चन कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हमें क्या करना है, पुरानी और न्यू फोर्स को डिवाइड कर देना, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा. हर एक क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में यही अप्रोच है. तो क्या बोलते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू masses m1 and m2 is F. The force of attraction between two masses m1 and m2 is F. And the force of attraction between the two masses m1 and m2 is F. And when the distance between them is doubled. डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, केसेस बनाते हैं अलग अलग. नंबर वन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नंबर वन डबल्ड. नंबर टू, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड. नंबर थ्री, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ and the masses are doubled and one of the mass is doubled. चौथा केस बनाते हैं, the distance between them is doubled and both the masses are halved. Both the masses are doubled. फिफ्थ केस बनाते हैं, वन मास इज डबल, एक मास को डबल कर दिया एंड अदर मास इज ट्रिपल्ड. और अगर क्वेश्चन में बात ही नहीं करी डिस्टेंस की, इसका मतलब क्या है कि हमने डिस्टेंस के ऊपर कोई चेंज नहीं लाया है. इसका मतलब ये है वन मास इज डबल्ड, वन मास इज ट्रिपल्ड. ठीक है, तो दैट्स द आइडिया. अब हम क्या करेंगे मुझे बताओ, अब हम क्या करेंगे मुझे बताओ, बताओ. तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के बीच में, मुझे नहीं पता क्या है. एक का मास लेट सपोज m1 है और दूसरे का मास लेट सपोज m2 है, और उनके बीच की दूरी मतलब मान लो r. ठीक है, उनके बीच की दूरी मान लो कितनी है, r है. तो अगर एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का मास m2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, जिसकी वैल्यू कितनी है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर. उसके बीच की दूरी कितनी है, g m1 m2 बाई r स्क्वायर. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पहला केस कहता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल. डिस्टेंस हम किसको डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं. तो हम क्या बोलेंगे मुझे बताओ, हम बोलेंगे F इज इक्वल टू जी. नया देखो, मास के बारे में बात नहीं हुई, तो मेरी न्यू फोर्स कितनी हो गई, इसको सॉल्व करते, तो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा. तो हम कैसे लिखेंगे मुझे बताओ. हम लिखेंगे कि भाई मान लो केस वन, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और उनके बीच की दूरी r है. तो फोर्स वन F जो है वो है g m1 m2 बाई r. F2 क्या है, g. ठीक है, वन ऑफ द मास इज डबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वन ऑफ द मास इज डबल, तो मासेस तो कुछ नहीं किया, डिस्टेंस इज डबल. तो मास तो m1 रहा, दूसरा मास m2 रहा. डिस्टेंस r की जगह 2r हो गया, पर डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है तो 2r का स्क्वायर. 2r पूरे का स्क्वायर होगा, ब्रैकेट लगा देना. ठीक है, तो F2 की वैल्यू निकल के क्या आई, जी m1 m2 बाई 4
आर स्क्वायर। यस और नो? तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो मुझे करना क्या है, दिस इज कंडीशन वन और ये न्यू फोर्स है मेरी, तो दिस इज फोर्स न्यू। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है फोर्स न्यू को ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय फोर्स वन, मतलब F2/F1 निकालना। तो जब आप डिवाइड करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आगे वाले के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे हाँ या ना? तो ये बेसिकली बनेगा क्या, F2/F1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो दिस बेसिकली गोइंग टू बिकम F2/F1। ऊपर क्या है F2 की वैल्यू, जी M1 M2/4 R स्क्वायर। जी M1 M2/R स्क्वायर। करेक्ट? F2/F1 की वैल्यू कितनी रहेगी मुझे बताओ, G M1 M2/4 R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर/G M1 M2। G M1 M2 से कहा गया, आर स्क्वायर चला गया। तो न्यू फोर्स हमेशा न्यूमरेटर में रखनी है, F2/F1। आंसर कितना आ गया, 1/4। क्रिस क्रॉस करो। F2 की, F2 को ऐसे लिखना है कि उसका कोएफिशिएंट 1 ही रहे, ठीक है ना? तो हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी F1/6। यानी कि अगर हमने डिस्टेंस डबल कर दिया, डिस्टेंस डबल करने का मतलब पार्टिकल्स दूर चले गए, और दूर चले गए तो उनके बीच की फोर्स घट गई। तो पहले अगर फोर्स 40 न्यूटन थी, अब की फोर्स कितनी है, सिर्फ 10 न्यूटन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो न्यू फोर्स इज 1/4, द न्यू फोर्स F2 is 1/4 the old force। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? द न्यू फोर्स F2 is 1/4 the old force। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट, जस्ट इज इट क्लियर? पहला टाइप समझ आ गया? ठीक है, अब देखो केस टू हमें क्या बोलता है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल। ये ट्रिपल हम किसके लिए लिख रहे हैं, डिस्टेंस लिए। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल। अब क्या लिखेंगे बताओ? अगर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे जी क्वेश्चन पार्ट टू करते हैं। तो इनिशियल फोर्स क्या थी, F1, दैट वाज इक्वल टू G M1 M2/R स्क्वायर। न्यू फोर्स F2 क्या हो जाएगी मुझे बताओ, न्यू फोर्स F2 देगी जी M1 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, M2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, R को हमने ट्रिपल कर दिया, सो दिस बिकम्स 3R का स्क्वायर। यस और नो? तो ये मेरे पास कितना है, G M1 M2/9R का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी माय F2। दिस इज कंडीशन वन एंड दिस इज गोइंग टू बी माय कंडीशन। पढ़ना समझे? हमेशा हमें डिवाइड करना है और F2 को पहले रखना है और F1 को बाद में रखना है। मतलब हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, F2/F1। तो F2 की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, G M1 M2/9R स्क्वायर। ये F2 है मेरा, डिवाइडेड बाय F1। F1 कितना है, G M1 M2/R स्क्वायर। एम आई राइट? जब फ्रैक्शन आएगी उसको ऐसे लिख लिया करो। तो अब आप देखो क्या होगा, तो आगे वाले का रेसिप्रोकल लेना होता तो ये बन जाएगा क्या, G M1 M2/9R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर/G M1 M2। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, M1 M2 से ये चला गया, जी चला गया। तो मुझे क्या मिला, F2/1 की वैल्यू आ गई 1/9। अब ये अंडरस्टैंड, F2/1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/9। तो मुझे यहाँ से ये समझा कि भाई न्यू फोर्स जो है वो 1/9 हो गई। इफेक्टिव क्रॉस F2 का कोएफिशिएंट तो मुझे कुछ भी करके मान रखना है, तो ये बन जाएगा F1/9। ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, F1/9। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? So F2 here is going to be equals to what, F1/9। You get the point or not, just tell me। बोलो। Is it clear? So F2 here is going to be equals to F1/9। Is the concept clear? तो न्यू फोर्स हमारी यहाँ पर क्या है, F1/9। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या केस लिखा था, केस था हमारे पास हाफ, द डिस्टेंस इज हाफ एंड वन ऑफ द मास इज डबल।
डिस्टेंस को आधा कर दिया और एक मास डबल कर दिया। अब तुम बताओ, डिस्टेंस को आधा करने का मतलब हम पार्टिकल्स को पास लाओ। क्या बन गया केस थ्री? दैट डिस्टेंस इज हाफ, distance between the particles is half and the mass is double, and the mass is double। तो डिस्टेंस हाफ हो रहा है और उनके बीच का मास जो है वो डबल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है लॉजिकली देखो। इसका सिंपल मतलब ये है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँ, मैंने कहा भाई इनिशियल फोर्स क्या थी, जी m1 m2 r स्क्वायर। फोर्स टू कितनी थी, जी। एक मास को डबल कर दिया, लेट अस सपोज मैं m1 को डबल करके 2m1 लिख देती हूँ। डबल मतलब, डबल का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो जी नया मास कितना हो गया, 2 टाइम्स m2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा और डिस्टेंस आधा हो गया। अगर पहला डिस्टेंस r था तो नया डिस्टेंस अब r/2 है। हाफ का मतलब डिवाइड करना, तो ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है, ये बात समझ में आ रही है? भाई gm1m2/r² का मतलब क्या है, gm1m2 इज डिवाइडेड बाय r²। यस और नो? अगली बार डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, r/2 का होल स्क्वायर। तो f1 तो ये रही मेरे पास वैल्यू। f2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2g m1m2 इंटू, ये कितना बनेगा, ये लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय r²/4। दिस इज गोइंग टू बी 2g m1m2 r²/6। तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2g m1m2 इंटू 4/r²। यस और नो? तो ये f2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सॉल्व करो, कितना आ गया, ये बन गया 8g m1m2/r²। ये मेरा f2 का वैल्यू निकल के आया है। दिस इज गोइंग टू बी माय f2 का वैल्यू। दिस इज गोइंग टू बी माय f2। अंडरस्टूड द पॉइंट? So we are going to have what? F1 here is going to be what? G m1 m2 by r square. और F2 मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 8g m1 m2 by r square। तो ये कंडीशन, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो F2 डिवाइडेड बाय F1 की वैल्यू कितनी बनेगी, मुझे बताओ। 8g m1 m2 by r square डिवाइडेड बाय g m1 m2 by r square। तो यहाँ से बनेगा क्या, 8g m1 m2 by r square इंटू r स्क्वायर बाय g m1 m। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, ये चला गया। F2/F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। F2/F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अंडरस्टूड द पॉइंट? F2/F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। मतलब अब देखो, मैंने एक मास बढ़ा भी दिया और उनको पास भी लिया है। तो जितना पास लाते हैं उतनी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। और एक मास को डबल कर दिया, तो जितना बड़ा मास होगा वो उतनी ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा। यही मास की प्रॉपर्टी है। तो हाउ इज मास एंड चार्ज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? मास, दो बॉडीज में मास उनको अट्रैक्शन देने की कैपेसिटी करता है, पर दो बॉडीज के बीच का चार्ज उनको अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों रखने की कैपेसिटी देता है। इज दिस पार्ट क्लियर? So this is going to be my force F2 and F1। F2/F1 is going to be equals to 8। अंडरस्टूड द पॉइंट? नेक्स्ट केस हमने क्या बनाया था इसका देखो। नेक्स्ट केस हमने बनाया था इसके अंदर, नेक्स्ट केस हमने क्या बनाया था, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड एंड बोथ द मासेस आर डबल। अच्छा, केस 4 क्या कह रहा है, डिस्टेंस भी डबल कर दिया और मासेस भी डबल कर दिया। अब बताओ क्या करेंगे। तो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी वो r थी। मैंने दोनों के r को बढ़ा के कर दिया 2r और दोनों मासेस को बढ़ा के कर दिया, ये हो गया 2m1 और ये हो गया 2m2। बोलो, गॉट द पॉइंट? तो यहाँ अपने पास क्या सीन है मुझे बताओ, बोलो। तो इनिशियल फोर्स क्या लिखी जाएगी, F1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय, और F2 क्या हो जाएगा, जी m1 की जगह क्या लिखेंगे, 2m1, m2 की जगह क्या लिखेंगे, 2m2।
और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 4g। ऊपर का क्या हो जाएगा बोलो? 4g m1m2। और नीचे कितना बन जाएगा? 4r स्क्वायर। और ये कितना बन जाएगा? g m1m2/r स्क्वायर। तो यहाँ से f1/f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस एंटायर थिंग कैंसिल दिस, तो ये बन जाएगा वैल्यू 1/4। और देखो 4 से 4 चला गया, तो एक्चुअली हमारे पास आंसर कितना आया? 1/1। समझ रहे हो? मतलब फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। F2 बिकम्स इक्वल टू F1। ये न्यू फोर्स वही है जो फोर्स 1 था। क्यों? क्योंकि जब हमने मास को डबल किया तो ऊपर 2m1 2m2 आ गया, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे रेडियस को हमने क्या कर दिया? 2r का स्क्वायर कर दिया। तो 2r का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया? 4r स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ है ना? तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाता है मुझे बताओ? 4r स्क्वायर। एम आई राइट? So this is what we are going to have. We're going to have 2r का whole square, which is going to be 4r. Understood the point or not? ठीक है जी। So this is the idea. So f1 here is going to be equals to f2. Concept समझा? What is the fourth case? Fifth case? What is the possible fifth case? जो लिखा था, one mass is doubled and the other mass is tripled. ठीक है, एक मास को डबल कर दिया और एक मास को ट्रिपल कर दिया। ये अब आप लोग सॉल्व करोगे और मुझे आंसर इन द चैट बॉक्स बताओगे। One mass is doubled and another mass is tripled. One mass is doubled. One mass is doubled and other mass is tripled. Other mass is tripled. एक मास डबल किया गया है और एक मास ट्रिपल किया गया। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो बस फॉर्मूला लगा दो। F1 की वैल्यू कितनी? G एग्जैक्टली बाय आर स्क्वायर। और फोर्स टू कितना हो जाएगा? नया मास को डबल कर दिया और एक को 3m2/r² कर दिया। तो मुझे यहाँ से फोर्स टू की वैल्यू कितनी मिल गई? मुझे यहाँ से फोर्स टू की वैल्यू मिल गई है 6g m1m2/r²। तो अगर मैं F2 डिवाइडेड बाय F1 कर लूँ तो यह आ जाएगा 6g m1m2/r² डिवाइडेड बाय g m1m2/r²। तो F2 डिवाइडेड बाय F1 की वैल्यू आ जाएगी 6g1m1m2/r² और आगे वाला रिवर्स हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास F2/F1 की वैल्यू आ गई 6। तो F2 becomes equals to what? 6 times F1। दिस इज गोइंग टू बी माय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो इसको बोलते हैं हम लोग अपना क्या? दिस इज कॉल्ड एज माय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है जी। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी अलग अलग होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ना, वो किन्हीं भी दो मासेस के बीच की फोर्स होती है। किन्हीं भी दो मासेस के बीच की फोर्स को आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्स में कितने भी दो मासेस हो जाएं, उनके बीच की जो फोर्स होती है दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हो जाए, उनके बीच की जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनके बीच का जो मास होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कंसेप्ट क्लियर है? तो दैट इज गोइंग टू बी माय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। कहानी देखो क्या है। कहानी देखो क्या है। कहानी हमारे पास ये है कि मैम ये जो फोर्स है ना, ये दूर से ही लग जाती है, एक बॉडी दूसरे पे ही लगा देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो, सन है और वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और दूर से ही अट्रैक्ट कर रहा है। आप सोचो सन का मास कितना ज्यादा, अर्थ का मास कितना ज्यादा, और वो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और सोचो अगर अर्थ हमारी स्टैटिक हो जाती तो इलेक्ट्रॉन के जैसे वो भी न्यूक्लियस में जैसे गिर सकता है, ऐसी हमारी अर्थ भी सन में गिर सकती है। पर हमारी अर्थ बची कैसे हुई है? वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो रेवोल्यूशन कर रही है। तो उस पे एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, इसीलिए अर्थ हमारी चुपचाप एक रास्ते पे घूम सकती है। ठीक है। तो हमें ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि यार हमारी जो अर्थ है वो इसलिए रिवॉल्व कर रही है क्योंकि इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स को फील कर
रही है। इज इट क्लियर? इनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स वो फील कर रही है, इसीलिए वो क्या कर रही है? बताओ। ठीक है, तो यहां से हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Gravitational force is a non-contact force. Okay. The gravitational force is a non-contact force. ठीक बात है? That is what is gravitational force. That is what is gravitational force. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है? And gravitational force is a center to center force. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों भाई? क्योंकि एक बॉडी ऐसा माना जाता है कि पूरी बॉडी का सारा वजन उसकी सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट होता है. तो ऐसा माना जाता है कि पूरी बॉडी का और द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. तो अगर एक बॉडी M1 है और दूसरी बॉडी M2 है, तो दोनों का ऐसा लग रहा है कि सारा मास ही सेंटर पे कंसंट्रेटेड है. तो दोनों सेंटर आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं. ठीक है बस. तो दिस इज द आइडिया कि भाई सेंटर टू सेंटर फोर्स जो होती है वो होती है सेंट्रल फोर्स कहते हैं इसको. लेकिन अब आप एक बात समझो. अब अगर हम बोले कि भाई एक बॉडी दोनों में से एक अर्थ है, एक कुछ भी है, इन्हीं भी दो बॉडीज के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन दो बॉडीज में से कोई एक बॉडी अगर हमारी अर्थ हो जाए, दो बॉडीज में से कोई एक बॉडी हमारी अगर अर्थ हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो. दो बॉडीज में से अगर एक बॉडी अर्थ हो जाए और कोई और दूसरी बॉडी है छोटी सी, तो आप समझो कि वो बॉडी का सेंटर पे मास है, अर्थ का मास भी उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है. तो ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है. तो हम कहेंगे कि भाई दोनों के बीच में फोर्स लगेगी. अर्थ बॉल को अपनी तरफ खींचेगी, बॉल अर्थ को अपनी तरफ खींचेगी. पर क्योंकि बॉल हल्की है, तो बॉल के अंदर हमको मूवमेंट नजर आ जाएगा. लेकिन सेम फोर्स बॉल को तो मूव करा सकती है, बट सेम फोर्स अर्थ को मूव नहीं करा सकती. अभी आप लोग फर्स्ट चैप्टर में एक्सेलरेशन जब पढ़ोगे तो मैं इसको ऐसे बोलूंगी कि भाई सेम फोर्स स्मॉल बॉल में तो एक्सेलरेशन करा सकती है, स्मॉल बॉल में तो एक्सेलरेशन करा सकती है, बट सेम फोर्स बिग अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन नहीं करा सकती, या मिनिमम मिनिमम एक्सेलरेशन करा सकती है. और वो मिनिमम एक्सेलरेशन हमको किसी मोशन में दिखती नहीं है. अभी अंडरस्टैंडिंग? वो मिनिमम एक्सेलरेशन हमको किसी मोशन में दिखती नहीं है. इज दिस पार्ट क्लियर? बताइए. इज दिस पार्ट क्लियर? तो दैट्स द आइडिया. तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि भले ही हम अर्थ पे बैठे हैं, पर अर्थ हमको अट्रैक्ट जब कर रही है तो वो हमको अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है. क्योंकि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही क्या है? सेंट्रल फोर्सेस हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. इसीलिए आप देखो कि जब मैं कूद भी जाऊं और हवा में ऊपर की तरफ भी हूँ, अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ तो मुझे पुल कर ही लेती है. यू अंडरस्टैंड? समथिंग इज पुलिंग मी डाउन. तो वो कौन है? वो ग्रेविटी है, विच इज गोइंग टू बी अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अंडरस्टूड द पॉइंट? और ये हमने निकाला कैसे? इसमें क्वेश्चन आता है कि F इज इक्वल्स टू जी M1 M2 by R². तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन. इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. डिस्टेंस आर क्या है? एक प्रकार का डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी. मास क्या है? केजीस. मास क्या है? केजीस.
तो ये न्यूटन है, ये केजी है, और ये केजी है, और ये क्या है? सही बात है। तो यहाँ से एक्सल, यहाँ से ही जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। इज इट हियर? So that's going to be the value. So G here is going to be equals to what? G here is going to be equals to, की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अंडरस्टूड? So this is the part of our ninth class axis due to gravity. This is basically gravitational का chapter. ठीक है? तो हाफ पार्ट ऑफ ग्रेविटेशन का चैप्टर नहीं है।